हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़रहीन खान। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जैसे कि आने वाला जो एग्ज़ाम है हमारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ये जो एग्ज़ाम है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं, इन एग्ज़ाम में जो है जीएस जो है वो काफ़ी पूछी जाती है। तो उसमें फुल फॉर्म्स, बुक्स वगैरह ये जो है ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं इन सब से, ठीक है। तो ये जो टॉपिक होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा फुल फॉर्म्स। तो इसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे आज। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है, यानी कि जो नाबार्ड है उसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो जो नाबार्ड है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है आपका, वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है नाबार्ड जो है उसकी फुल फॉर्म है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब यहाँ पर हम बात करें तो क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हिंदी में इसका जो फुल फॉर्म है वो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी कि नाबार्ड। अब यहाँ पर हम इस्टेब्लिश्ड की अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 यानी कि 1982 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है मुंबई में, ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और ये क्या काम करती है, यानी कि इसका वर्क क्या है, इसका कार्य क्या है, जो नाबार्ड है इसका क्या काम है। तो इसका काम है विकास सहायता और गरीबों में जो है कमी लाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। यानी कि ये जो है गरीबों की सहायता करती है ये बैंक, ठीक है। तो विकास के लिए जो है ये इस बैंक की स्थापना की गई थी। एक बार और इसको अच्छे से याद कर लेना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनके लिए, और एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो सहायता करने के लिए गरीबों की, इस बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है। इंटरपोल, ऑप्शन है यहाँ पर इंटरमीडिएट पोलिंग, इंटरवल पोलिंग, इंटरनेशनल पॉपुलेशन, या इंटरनेशनल पुलिस। तो जो हमारा इंटरपोल होता है इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल पुलिस। अगर हम इंटरपोल की बात करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेशनल पुलिस हो जाएगी। अब यहाँ पर जो अगर हम इसकी डिटेल में पढ़ें तो इंटरपोल से मतलब है कि द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंटरपोल से मतलब है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। 192 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है ये, ठीक है। सबसे बड़ा दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना है कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके, ठीक है। इंटरपोल की स्थापना का सबसे पहला विचार जो आया था वो 1914 में मोनाको में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस में हुआ था। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंटरपोल है उसकी फुल फॉर्म होती है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो है 192 सदस्य देशों के साथ में जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है, ठीक है। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि दुनिया की जो पुलिस को इतना सक्षम बनाना है कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके। तो ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलईडी। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस, या लाइट इन्हेंसिंग डायोड। तो जो एलईडी होता है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये क्या है, ये एक प्रकार का अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होती है ये, जो रोशनी का साधन है, ठीक है। जो एलईडी होती हैं सबके घरों में होती हैं एलईडी। इसका क्या फ़ायदा होता है, जो एलईडी के बल्ब वगैरह आते हैं, कहते हैं ना एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसका जो फ़ायदा है, इसका जो इससे क्या क्या बेनिफिट है कि बिजली का जो खपत होती है वो एलईडी के बल्बों से कम होती है और ज़्यादा रोशनी भी देती है ये, ठीक है। तो ये है आपकी एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। आपको इसको अच्छे से याद रखना फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि एसएमएस का अर्थ क्या है। बोलचाल की भाषा में एसएमएस बहुत जो है प्रयोग करते हैं लोग एसएमएस, लेकिन एसएमएस की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। तो एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी कि लघु संदेश सेवा। इसको हम क्या बोलते हैं, लघु संदेश सेवा। हिंदी में इसको अगर हम बोलेंगे तो लघु संदेश सेवा बोला जाएगा, इंग्लिश में शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो एसएमएस जो कि एक समय पर बहुत ही फेमस मैसेजिंग सर्विस थी, जिसके बिना लोगों का काम नहीं चलता था। एसएमएस कम्युनिकेशन का बेहतरीन साधन बन गया है, जिससे हम आसानी से टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। जब मोबाइल यूज़र के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो बेसिक मोबाइल का सबसे महत्वपूर्ण फीचर जो था एसएमएस ही माना जाता था। जब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं थे, तो इससे पहले जो मोबाइल थे, जब एंड्रॉयड नहीं थे, तो उसमें क्या होता था कि एसएमएस जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो था फीचर था एसएमएस, क्योंकि एसएमएस क्या था, कम्युनिकेशन का एक साधन था। ठीक है, तो अब जो है एसएमएस जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उस टाइम पर हुआ करता था। तो एसएमएस की फुल फॉर्म क्या है, एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है वैट का विस्तृत रूप क्या है। जो वैट होता है उसका जो विस्तृत फुल फॉर्म जो है वो क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडवांस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो जो वैट होता है उसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए जो सही है, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स अप्रत्यक्ष कर, यानी कि इनडायरेक्टली कर जो टैक्स होता है। अब यहाँ पर हम एक्सप्लेन की बात करें, इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स होता है। वहीं वैट को हिंदी भाषा में मूल्य वर्धित कर कहा जाता है, जिसे वर्तमान समय में कई देशों में लागू कर दिया गया है। इसके अलावा यह कच्चे माल को तैयार माल में और बिक्री के बिंदु पर बदलने में शामिल उत्पादन के प्रत्येक चरण में इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि मूल्य वर्धित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्स को विस्तृत रूप में क्या लिखा जाता है। सार्स का मतलब क्या है, साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार कि सार्स की फुल फॉर्म क्या है, सार्स का विस्तृत रूप क्या है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये क्या है, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज़ होती है। जिस तरीके से कोरोना है, उस तरीके से ये भी एक क्या है, वायरल डिजीज़ है। और इसके जो क्या कहते हैं लक्षण हैं, इसके जो सिम्टम हैं वो यही हैं, गले में दर्द होना, खांसी जुकाम, कफ, ये सारी ही चीज़ें जो हैं सार्स के जो है सिम्टम है। तो ये भी कोरोना का ही एक कहते हैं ना कि फैमिली मेम्बर है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि रेस्पिरेटरी का मतलब ही होता है श्वसन तंत्र से संबंधित जो है ये एक डिजीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है। रूरल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ बैंक इन इंडिया, या रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। आरबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन, पता होगा आपको आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे इस्टेब्लिश्ड, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1935 में, 1935 ईस्वी में। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआत धनराशि के साथ हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, यानी कि 1935 में। यहाँ पर हम बात करेंगे स्थापना हुई थी इसकी 1935 में। ठीक है, आरबीआई की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। और
1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। ठीक है, इसका कार्य क्या है? अब यहाँ पर बात करते हैं जो आरबीआई है इसका क्या कार्य है। तो इसका काम है विदेशी मुद्रा जो होती है उसका भंडारण करना, यानी कि उसका संरक्षण करना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आरबीआई है उसका जो पुराना नाम था वो क्या था। आरबीआई का पुराना नाम भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई का पुराना नाम था द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आप इसको नोट कर लेना। आरबीआई का पुराना नाम था द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई का ये है पुराना नाम। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है? यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो आरबीआई है इसके गवर्नर कौन है? तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो हैं वो इसके गवर्नर हैं। और वो कौन से गवर्नर हैं? वो 25वें गवर्नर हैं। आपको याद रखना है 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, तो इतना आपको आरबीआई से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एटीपी का कौन जो है पूर्ण विस्तार जो है सही है? यानी एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या सभी विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एक प्रकार की एनर्जी होती है जो हमारी सेल्स में होती है। तो जो है ये इंपॉर्टेंट है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर एडीपी आ जाता है तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यहाँ पर अगर हम इसको समझें तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक क्या है? जटिल कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं यानी कि जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए जो है ये प्रदान करता है ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी प्रदान करता है। जो लिविंग सेल्स होती हैं उनमें कई प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए एक प्रकार की यह एनर्जी होती है जो कई प्रकार की क्रियाओं को चलाने के लिए जो है प्रदान की जाती है। जैसे कि उदाहरण अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो तंत्रिका आवेग है, प्रसार, मांसपेशियों में संकुचन, रासायनिक संश्लेषण, जीवन के सभी रूपों में पाया जाता है। ठीक है, एटीपी को अक्सर इंट्रासेलुलर ऊर्जा हस्तांतरण की मुद्रा की आणविक इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से एटीपी से याद रखना है कि एटीपी से सबसे पहले तो यहाँ से पॉइंट बनता है कि एटीपी की फुल फॉर्म, और दूसरा ये है जो है लिविंग सेल्स में जो है कोशिकाओं की जो प्रक्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीवीडी क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, डीवीडी क्या है? डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डायनामिक वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डायनामिक वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। यानी कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर बी सही है, डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये थे आज के हमारे फ्रेंड्स 10 जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और जो आरबीआई जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड वो आप अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो इस यहाँ से बनी जाएंगे कि आरबीआई का पुराना नाम क्या है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय और प्रेजेंट टाइम पे इसके जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास है जो कि 25वें गवर्नर है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।